हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोजेज कंपनसेशन, क्योंकि हमारे कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि डोजेज कंपनसेशन पढ़ाना है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस में डोजेज कंपनसेशन हो, या फिर आप एमएससी के स्टूडेंट हो और आपके भी सिलेबस में डोजेज कंपनसेशन हो इन जेनेटिक्स पेपर, तो ये दोनों के लिए जो है सफिशिएंट है। तो मैं इस तरीके से आज के नोट्स को डिज़ाइन करके लाई हूँ। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि आपको बना बनाया नोट्स यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डोजेज कंपनसेशन पढ़ेंगे। तो डोजेज कंपनसेशन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। तो डोजेज कंपनसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, मतलब डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्सेस के जो मेंबर्स हैं उसके बीच का जो जीन के एक्सप्रेशन है उसको इक्वलाइज करने का काम करता है। तो डोजेज कंपनसेशन का हमने यहाँ पे डेफिनेशन जो है लिख रखा है, राइट। डिफिनेशन लिख रखा है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इक्वलाइज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके डोजेज कंपनसेशन का डेफिनेशन, राइट। अब इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो कुछ टर्म्स हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले टीडीएफ क्या होता है। तो टीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल फैक्टर, राइट। टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल फैक्टर। तो टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल फैक्टर क्या हुआ कि एक ऐसा फैक्टर जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज द टीडीएफ। ओके, जो वैसा फैक्टर जो कि टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको क्या कहेंगे, टीडीएफ, यानी कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंटल फैक्टर कहेंगे। ये जो टीडीएफ है ये ट्रांसक्राइब हो रहा होगा, तो कहाँ कहाँ से ट्रांसक्राइब होता है, ये वाई क्रोमोसोम से ट्रांसक्राइब होता है, राइट। कहाँ से ट्रांसक्राइब होता है, ये वाई क्रोमोसोम से ट्रांसक्राइब होता है। और इसे सपोज किया गया कि टीडीएफ को, जो कि हमने अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले कि इट वाज सपोज दैट टीडीएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, यानी कि टीडीएफ को माना गया कि टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो टीडीएफ का जीन होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। टीडीएफ जीन जो है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन ये रेगुलेट किससे होता है, टीडीएफ से होता है। क्लियर है। तो ये टीडीएफ के बारे में एक टर्म्स था जो आपको जानना ज़रूरी था। हो सकता है आगे जो है आपको ये चीज़ें देखने को मिले, और ये ऐसे भी जानना ज़रूरी है। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। डोजेज कंपनसेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, डोजेज कंपनसेशन इन सी एलिगेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डोजेज कंपनसेशन इन ड्रोसोफिला भी पढ़ेंगे। तो इन तीनों का हमें जो है डोजेज कंपनसेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आप में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे। तो जो क्रोमोसोम होता है वो दो तरीके का क्रोमोसोम होता है, जैसे कि एक होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल में पाया जाता है, और एक होता है एक्स वाई क्रोमोसोम जो कि मेल में होता है। देखिए, अगर आप डोजेज कंपनसेशन पढ़ रहे हैं तो एक बार आप सेक्स डिटर्मिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नए हैं, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हैं, तो एक बार ज़रूर उसको रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी समझाने की इस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम एक होता है एक्स एक्स जो कि फीमेल होता है, एंड एक एक्स वाई होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये क्रोमोसोम मेल के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करा है क्रोमोसोम को, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ देखिए एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम जो है उसके पास एस आर वाई नाम का जीन होता है। क्या होता है, एस आर वाई नाम का जीन होता है। ठीक है, एक मिनट। तो
ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है उसके पास SRY नाम का जीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम इन जीनिक सीक्वेंस। ठीक है, ये जो SRY होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम पे। कहाँ प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम पे। ठीक है, और ये जो है SOX9 को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, XY के पास SRY नाम का जीन होता है जो कि एक्सप्रेस करता है SOX9 को, और इस एक्सप्रेशन के कारण, SOX9 एक्सप्रेशन के कारण XY जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो SRY जीन है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? वाई क्रोमोसोम इन जीनिक सीक्वेंस में। क्लियर है? ठीक है, अब हम XX पे चलते हैं। तो जो XX है इसके पास जो जीन होता है दैट इज RSPOWNT4 होता है। ठीक है, और एक बीटा कैटेनिन पाया जाता है। तो बीटा कैटेनिन क्या करता है कि वो RSPO या WNT4 को एक्टिवेट करता है। ध्यान से सुनिएगा कि XX के पास जो है RSPOWNT4 जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बीटा कैटेनिन क्या करेगा कि RSPO या WNT4 को एक्टिवेट करता है। इसके एक्टिवेशन के कारण क्या होता है कि DAX का एक्सप्रेशन होता है, और यहाँ पे यदि बीटा कैटेनिन ज़्यादा हो रहा है और ये ज़्यादा एक्टिवेट, मतलब बीटा कैटेनिन का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जब बीटा कैटेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो SOX9 जो है वो उसका लेवल बढ़ने लगेगा, उसका एक्सप्रेशन बढ़ने लगेगा। और जैसे ही इसका एक्सप्रेशन बढ़ने लगेगा तो SOX9 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल के लिए। तो जैसे ही SOX9 का एक्सप्रेशन इंक्रीज होने लगेगा तो ये क्या करने लगेगा? RSPOWNT4 के एक्शन को इनहिबिट कर देगा। तो जब RSPOWNT4 के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा तो क्या ये फीमेल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए SOX9 का जो एक्सप्रेशन है वो कम होना ज़रूरी है इन द केस ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन जो प्रेजेंट होता है वो RSPOWNT4 को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद DAX जो है वो जो है उसका एक्सप्रेशन होता है, एंड रिजल्टिंग द गोनाडियल रिज जो होता है, प्राइमरी गोनाडियल रिज जो होता है, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओवरी। इसके अंदर जो ऑर्गन बनेगा वो ओवरी बनेगा, और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कौन सा बनेगा? फीमेल बनेगी। ठीक है, और जब यदि बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा तो SOX9 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होने लगेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? RSPOWNT4 के एक्शन को इनहिबिट करा जा सकता है SOX9 जब ज़्यादा होगा तब। और SOX9 का एक्सप्रेशन कब ज़्यादा होगा? जब बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा इन द केस ऑफ XX। ठीक है, उसके बाद XY के केस में SRY हम लोगों ने देखा ही। SRY जीन होता है जो कि वाई क्रोमोसोम जेनिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो SRY को हमने देखा कि SRY जो है SOX9 जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, बड़ा एक्सप्रेस करता है, जिसके कारण कि जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और वो मेल बन जाता है। तो इसके बीच में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द NR5A1 NR5A1 ARG92। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, R तो ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब SRY जीन जो है इनके साथ मिल करके जो है वो SOX9 को एक्सप्रेस करते हैं, और फिर जा कर के ये मेल में कन्वर्ट होता है। इन द केस ऑफ XX हम फिर से देखेंगे तो क्या होता है। तो RSPO बता दिया कि होता है, एंड WNT4 होता है, बीटा कैटेनिन होता है, एंड बीटा कैटेनिन RSPOWNT4 को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद NR5A1 जो है, उसके बाद PRG92 ट्रिप्टोफैन, ये इन्हांसर की तरह काम करता है इसके साथ मिल करके। बीटा कैटेनिन तो इसको एक्टिव कर दिया, अब RSPOWNT4 के साथ NR5A1 और
ARG92 ट्रिप्टोफैन मिल करके क्या करेगा, ये दोनों क्या क्या चीज़ का काम करेंगे, इन्हांसर का काम करेंगे। और यहाँ पे SOX9 जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो फिर ये इनहिबिट कर देगा किसके एक्शन को, ये RSPOWNT4 के एक्शन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अगर ये बीटा कैटेनिन अगर जो अमाउंट में ये सिक्रीट हो रहा है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उतना ही ये सिक्रीट एक्सप्रेस्ड हो जितना में कि ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा कि DAX1 का एक्सप्रेशन होगा और DAX1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरी इज फॉर्म्ड एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज़ फीमेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने जाना। अब हम लोग इसको थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्राइमरियर गोनेड्रियल रिज होता है। ठीक है, तो जैसे ही जो स्पर्म है, ओवा है, वो मिलता है, फ्यूज़ होता है, जाइगोट बनता है, तो वहाँ पे प्राइमरियर गोडेनल रिज का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये प्राइमरी गोडेनल रिज जो होता है इसको पता नहीं होता है कि हमको मेल बनना है कि हमें फीमेल बनना है। ठीक है, तो प्राइमरी गोनेडल रिज के पास कोई एम नहीं होता है कि मेल में इसे बनना है, मेल मतलब ये जो जाइगोट है ये फर्दर डेवलप्ड होकर क्या बनेगा एक्चुअली में। ठीक है, तो प्राइमल गोनेडल रिज जो है वो नहीं जानता है। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके का जीन का एक्सप्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, तो ये प्राइमरी गोनेडल रिज है जिसके पास कोई एम नहीं है कि मेल बनेगा या फीमेल। चलिए, इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि अगर SRY जीन मिल गया तो ये मेल बन जाएगा, यदि इसको RSPOWNT4 जीन मिल जाएगा, DAX1 जीन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरल गोनेडल रिज के पास यदि यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हुआ एंड बीटा कैटेनिन इसको एक्टिव किया विद द हेल्प ऑफ इन्हांसर NR5A1 जो है वो बीटा कैटेनिन क्या किया, एक्टिव हुआ। ठीक है, बीटा कैटेनिन एक्टिव होने के बाद WNT4 RSP1 को एक्टिवेट कर दिया, मतलब उसको एक्सप्रेस कर दिया। और जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या किया कि इसके साथ ही इन्हांसर जो है, मतलब क्या कैटलिस्ट की काम, कैटलिस्ट क्या करता है, एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि NR5A1 जो है और P-arginine 9 ट्रिप्टोफान जो है वो इन दोनों के साथ मिलके, यानी कि ये WNT4 RSPO1 के साथ मिलके इसके फंक्शन को इन्हेंस करने का काम करता है। तो जब ये इसके साथ मिल जाता है तो क्या होता है, स्टीरियोडियोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसके कारण FOXL2 जीन का एक्सप्रेशन होता है और ये जो प्राइमरी गोनेडियल रिज है उसमें ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है एंड ये ओवरी का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब हम आते हैं कि ये प्राइमरी गोनेडल रिज के पास किसका एक्सप्रेशन हो गया, SRY जीन का एक्सप्रेशन हो गया। तो SRY जीन का जो एक्टिवेशन होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे कुछ और भी जीन है जो मिल करके SRY जीन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जैसे कि GATA4 हो गया, FOX2 हो गया, WT1 हो गया, MAP काइनेज हो गया। ठीक है, तो ये सारे मिल करके SRY जीन को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब SRY जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, DMRT1 जीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है SOX या SOX9 जीन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इन्हांसर NR5A1 की हेल्प से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NR5A1 की हेल्प से किसको जो है इन्हांस करेगा, SOX8 या फिर SOX9 के एक्सप्रेशन को इन्हांस करेगा और इसमें ये भी पार्टिसिपेट करेगा FGF9 और PTGDS। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन में। और रिजल्टिंग क्या होगा, जब SOX9 या 8 का एक्सप्रेशन होता है तो NR5A1, GATA4, WT1, SOX8 ये सारे जो भी हैं ये इन्हांसर की तरह काम करते हैं। और AMH आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द AMH? AMH क्या होता है एंड क्या फंक्शन करता है, तो ये एसोसिएटेड मेल रिप्रोडक्टिव जो है
की तरह काम करता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएटेड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बनेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये AMH। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि जो SRY या जितने भी इन्हेंसर हैं ये सारे एक्टिवेट हो गए। उसके बाद DHH का भी यहाँ एक्टिवेशन मिलेगा। DHH के एक्टिवेशन के कारण लीडिंग सेल का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, जो इन्हेंसर तो हम लोगों ने देखा NR5A1 जो है इन्हेंसर की तरह काम करेगा एंड रिजल्टिंग स्टीरियोडियोजेनेसिस देखने को मिलेगा एंड फाइनली टेस्टिस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जब टेस्टिस बन गया तो ये जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी गोनेडियल रिच जो है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, वो जीन के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का जीन एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम में देखा, हमने थ्योरी फॉर्म में भी इसे लिखा है। चलिए हम उसको भी एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चीज़ों को समझ गए हैं तो आप खुद भी इस चीज़ों को लिख सकते हैं, मेरे नोट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। जो XY गोनेड है वो क्या करेगा, SRY के एक्सप्रेशन को एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, XY गोनेड में क्या होगा, SRY का एक्सप्रेशन होगा और जब SRY एक्सप्रेस हो जाएगा तो ये NR5A1 को इनिशिएट करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि SOX9 का एक्सप्रेशन होगा और जिसके कारण जो वो गोनेडियल रिज होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, मेल में। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो SRY जीन यदि है और SOX9 है तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, और टेस्ट मेल में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि टेस्टिस बनाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ फीमेल बात करें यानी XX गोनेड यदि है तो उसमें बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होगा और बीटा कैटेनिन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, RSPO को एक्टिवेट करेगा, WNT4 को एक्टिवेट करेगा, जिसके बाद DAX का एक्सप्रेशन होगा जो हमने भी पहले बताया है। ठीक है, जब बीटा कैटेनिन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो SOX9 का एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण SOX9 जब ज़्यादा होगा तो SOX9 क्या करेगा कि RSPO WNT4 को इनहिबिट करने का काम करेगा। क्यों, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओवेरियन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ओवेरियन आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए RSPO WNT4 के एक्शन को इनहिबिट करेगा कौन, SOX9। कब करेगा, जब बीटा कैटेनिन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा देन। ठीक है, XY गोनेड में SRY जीनिक सीक्वेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है Y क्रोमोसोम पे। जितनी चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ आपको लिखना, मतलब आप अगर लिखेंगे तो आपका नोट्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो SRY जो होता है वो Y क्रोमोसोम में, मतलब जीनिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है किसमें, Y क्रोमोसोम पे, और ये एक्टिवेट होता है कब, जब इसका इन्हेंसर प्रेजेंट हो तब। कौन है इसका इन्हेंसर, SRY जीन का इन्हांसर कौन है, NR5A1 है। ठीक है, और कौन है, ARG92 ट्रिप्टोफैन है जो कि एक्सप्रेस्ड होगा मेल गोनेड में एंड जिसके कारण टेस्टिस होगा। और जो है जब इन्हांसर साथ मिल जाएगा SRY जीन के तो SOX9 का एक्सप्रेशन होगा, टेस्टिस बनेगा एंड फीमेल बनेगा। क्लियर है बातें। अब जो हम चार वहाँ पे फॉर्म हम लोगों ने देखा उसी को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है, लिखी हूँ। ठीक है, तो XX गोनेड जो होगा उसमें बीटा कैटेनिन एक्टिव होता है और एक्टिवेट करता है RSP1 को, WNT4 को और एक्सप्रेस करता है DX1 को। किसके प्रेजेंस में, इन्हांसर के प्रेजेंस में। कौन है इन्हांसर, NR5A1 है, PRG92 ट्रिप्टोफैन है और अब SOX9 जो है इनहिबिट करेगा RSPO1 WNT4 के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, जिसके क्यों करेगा ये इनहिबिट, तो ओवेरियन आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो जो प्राइमरी गोनेडल रिज है उससे दो, मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा उससे मतलब रिजल्ट अगर
कहें, कंक्लूजन कहें तो क्या निकला कि प्राइमरी गोनेडल रीज के पास दो फेट हैं कि आइदर वो मेल बन सकता है, आइदर वो फीमेल बन सकता है, उसको पता नहीं है कि उसको क्या बनना है। तो जिस तरह का उसको जीन का एक्सप्रेशन मिलेगा उस तरीके से वो बन जाएगा। ठीक है, तो वो मेल भी बन सकता है, फीमेल भी बन सकता है। यदि फीमेल बन रहा है तो क्या होगा कि बीटा कैटेनिन एक्टिव करेगा WNT4-RSP1 को और NR5A1 के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद स्टीरियोडियोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण ओवरी का फॉर्मेशन होगा और FOXL2 नाम के जीन का एक्सप्रेशन होगा। और जो ये FOXL2 होता है वो SOX9 के एक्सप्रेशन को जो है रिप्रेस कर देता है, ताकि किसके लिए, ओवेरियन आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए। यदि टेस्टिस हो तो क्या होगा कि SOX9 या SOX8 का एक्सप्रेशन होगा, प्रमोट करेगा टेस्टिस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये जो प्रमोट करेगा टेस्टिस पाथवे जो फॉलो करेगा वो स्टिमुलेटिंग AMH का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि क्या करेगा, रिप्रेस करेगा ओवेरियन जीन्स को, दैट इज़ द WNT4 एंड FOXL2 को। AMH जो है वो इनहिबिट करेगा। रिजल्टिंग क्या होगा कि मेल गोनेडल रीज जो है वो टेस्टिस बना लेगा और मतलब जो टेस्टिस बनाएगा आफ्टर क्या बनाएगा, स्टीरियोडियोजेनेसिस बनाएगा। तो AMH हम लोगों ने देखा रिस्पॉन्सिबल है एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सिस्टम फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे FOXL2 नाम का जीन दिख रहा है और यहाँ पे AMH जीन दिख रहा है। तो FOXL2 क्या करेगा, वो यहाँ पे इधर इनहिबिट करेगा SOX9 या 8 को इनहिबिट करेगा, ताकि ये जो रिज है ये कन्वर्ट ना हो सके मेल में, टेस्टिस का फॉर्मेशन ना हो सके, ओवरी ही बने। और यहाँ AMH जो है ये क्या करेगा, FOXL2 को इनहिबिट करेगा, ताकि ये टेस्टिस ही बना रहे, मेल में ही कन्वर्ट हो, फीमेल में कन्वर्ट ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन बीइंग के केस में किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, कैसे प्राइमरी गोनेडल रीज जो है वो मेल में कन्वर्ट हो सकता है, फीमेल में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सी एलिगेंस और ड्रोसोफिला को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़िए एंड जहाँ दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है डाउट सेशन जो है वो है विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली एंड जो टेलीग्राम चैनल है वो है विद्या इंस्टीट्यूट। तो विद्या इंस्टीट्यूट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली करके। तो आप अपना डाउट भेज सकते हैं, आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में वो डाउट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब जैसे मैं फ्री होंगी वैसे ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, उसको बढ़ाया भी कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, जो कि हमें भी मोटिवेट करता रहे। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद अस। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।